I hope the screen is visible to all. Just let me know if the screen is visible. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी स्क्रीन भी सबको विजिबल है एंड ऑडियो भी सबको क्लियर है। ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, प्रेपोजिशन। राइट। पहले भी पढ़ा होगा आप सबने, बट देन आज थोड़ा सा नए स्टाइल से पढ़ेंगे और कंपैरेटिवली इजी स्टाइल से पढ़ेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग तामू। तो प्रेपोजिशन चैप्टर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि ज्यादा रूल्स हैं, लेकिन बहुत इजी है, डोंट वरी। मतलब ज्यादा सुन के ऐसे डरना नहीं है। ज्यादा इसलिए है क्योंकि अ, वो इजी इजी बनाने के उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा तो पढ़ना पड़ेगा। बट ये श्योर है कि जब आप प्रेपोजिशन पढ़ोगे तो आपको साथ साथ चीजें याद होती रहेंगी। ये बताओ, लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था आर्टिकल्स, उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है? कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया हो या कोई भी रूल समझ नहीं आया हो, या ऐसा लग रहा हो कि बहुत कुछ भी फीडबैक अबाउट द लास्ट चैप्टर? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज इन द चैट सेक्शन। जस्ट लेट मी नो इफ यू वांट टू ऐड एनी ऑफ योर इनपुट्स। कुछ भी अगर आप इनपुट्स देना चाह रहे हो जो मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूं पढ़ाते हुए। अभी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो आई गेस दिस इज द गुड टाइम टू आस्क यू अबाउट दिस। और कोई डाउट्स अगर किसी को हो तो, एनी डाउट्स with respect to last chapter? Anyone? Please let me know. I'm just giving you 2 minutes. So, you don't have any doubts? आई गेस रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक्स शेयर हो गए होंगे ग्रुप में, या उसके लिए सर बोल रहे थे कुछ शायद सेपरेट ग्रुप बनाना है। आई एम सॉरी। रिकॉर्डेड लिंक्स आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं हुए हैं क्या? तो somebody is saying that it's there in the group. ओके, कल ही ज्वाइन किया है क्लास। तो डोंट वरी, अगर आपने ज्वाइन कल किया है क्लास, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आप इस चैप्टर से शुरू करो, और मीनवाइल आई विल जस्ट टेक केयर कि लिंक्स जो हैं वो आपके साथ पुरानी क्लासेस के शेयर कर दिए जाएं। ठीक है। आई गेस दिस इज द सिक्स्थ क्लास दैट वी आर टेकिंग। पहली डेमो क्लास थी और उसके बाद 4 और क्लासेस हुई हैं। यस, दिस इज द सिक्स्थ क्लास ऑफ दिस बैच। तो डोंट वरी इफ यू आर न्यू, यू हैव नॉट मिस्ड मच। ज्यादा ऐसा कुछ मिस नहीं किया आपने, हमने अभी एक ही चैप्टर फिनिश किया है। और चैप्टर जो हमने पढ़ा है दैट इज आर्टिकल्स। ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली सबको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत पहली बात तो स्लो चल रहे थे।
ठीक है, फिर उसके बाद रिवाइज करते हुए चल रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हमने इस चैप्टर को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है, तो अभी आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का काम ये है कि घर जाके इस चैप्टर को आपने क्या करना है, एवरी वीक, अभी जैसे आज पढ़ोगे, ठीक है, आज रिवाइज कर ही लेना है इस चैप्टर को दोबारा से। फिर उसके बाद वीकली रिविजन्स देना है इस चैप्टर को। ठीक है, मीनवाइल व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर सम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है, वैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किए भी हुए इंस्टीट्यूट के साथ, वो लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, दे विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं, विद आंसर्स शेयर किए हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस बिना आंसर्स को देखे खुद से सॉल्व करना। कैसे करोगे? जो रूल्स हमने पढ़े हैं उन रूल्स को यूज करके सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद आंसर्स टैली करना। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बताना मुझे फिर, जो भी डाउट्स हैं। ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर टू टेक योर डाउट्स, राइट। तो इस तरीके से अब आगे इस चैप्टर को पढ़ने की अप्रोच रखना, और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हुए जरूर बना लेना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो आर्टिकल चैप्टर के बनेंगे वो मोस्ट प्रॉब्ली एक पेज आगे से और एक पेज ऐसे पीछे वाला, फिर उसके बाद एक पेज, मैक्सिमम ये 3 पेजेस में आपके नोट्स बन जाने चाहिए। ठीक है, चलो एक और पेज, ठीक है, इतने पेजेस में बन जाने चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोग जब रिवाइज करने बैठो एग्जाम से पहले, तो आपको सिर्फ ये 1 2 3 4 4 पेजेस रिवाइज करने पड़ रहे हो। ठीक है, रादर देन पूरी स्लाइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी अप्रोच रखना रिवीजन की, और शॉर्ट नोट जरूर बना लेना, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम से पहले पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाले हैं। ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी शुरू करें क्लास? जस्ट गिव अ थम्स अप अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और यू वांट मी टू स्टार्ट द क्लास। मीनवाइल आई विल जस्ट टेक अ सिप ऑफ टी। ओके, so I've started getting thumbs up. I think we should not delay the class anymore. अभी देखो, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, मेरी हमेशा से क्या अप्रोच रही है कि अगर कुछ भी वर्ड है, एनी वर्ड इंग्लिश में, ठीक है, वैसे ये हमेशा काम नहीं करता ये टेक्निक, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये टेक्निक काम करती है। इफ देर इज एनी वर्ड, यू जस्ट ब्रेक द वर्ड लाइक दिस। ठीक है, उसका मतलब समझने के लिए कंपैरेटिवली उसका मतलब जो है समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन चैप्टर जो है वो आज कर रहे हैं शुरू। प्रेपोजिशन इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब पहले, एंड पोजिशन मतलब किसी भी वर्ड की पोजिशन से पहले। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या बोलेंगे, आई होप ये मतलब समझ आया होगा। बहुत ही बहुत ही कैजुअल सी लैंग्वेज में मैंने आपको ये बोल दिया कि प्रेपोजिशन इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, प्री एंड पोजिशन। अब प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री का मतलब होता है पहले, एंड पोजीशन का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली पोजीशन की, कहाँ पे, किससे पहले, कौन सी जगह से पहले, कौन से हिंदी में जिसको बोलते हैं स्थान से पहले, है ना। तो पोजीशन इज लाइक प्लेस। ठीक है, तो ना किसी वर्ड की वर्ड से पहले जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उनको हम प्री पोजिशन बोलते हैं। अब वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं जिनसे पहले हम यूज कर सकते हैं? ठीक है, वो हम डेफिनेशन में अच्छे से देखते हैं। एरीज की डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशन देखो क्या बोल रही है। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी सी इफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास और नॉट, बिकॉज कई बार, ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अभी देखो, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से है, अ वर्ड इन अ सेंटेंस। तो वर्ड इन अ सेंटेंस विच शोज रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन द सेंटेंस। क्या मतलब बना? मतलब बना कि एक सेंटेंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाउन यूज किया है या प्रोनाउन यूज किया है, और यहाँ पे अनदर स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन यूज किया है। ठीक है, इस नाउन या प्रोनाउन का इस नाउन या प्रोनाउन से क्या रिलेशन है, कैसे ये लिंक्ड है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो ये रिलेशनशिप को शो करते हैं, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आप डेफिनेशंस को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, रादर देन क्रैमिंग दी एंटायर डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन को रट्टा मारने की बजाय, व्हाट यू कैन डू इज, इस तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, डेफिनेशंस को याद कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल टर्म्स में पढ़ा कि
एक नाउन को या एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जो वर्ड्स क्या करते हैं, लिंक करते हैं, इन वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, सो दीज वर्ड्स आर नोन एज, आई एम सॉरी फॉर द सोर थ्रोट। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को शायद ऐसे कफिंग फील होगा, बट डोंट वरी, है ना। तो ऐसे कुछ भी वर्ड्स, एनी वर्ड्स जो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से लिंक करते हैं, उन वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप अब तक तो ये डेफिनेशन याद होगी। ठीक है, इस डायग्राम से, ये जो डायग्राम छोटा सा ड्रॉ किया है, इसी से डाई याद होगी। तो अगर इस तरीके से पूरी डेफिनेशन नहीं याद हो रही है, वैसे याद रखनी जरूरी भी नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट यस आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ने के बाद कोई आपसे पूछे यार प्रेपोजिशन क्या था, और आप भूल जाओ कि यार प्रेपोजिशन क्या पढ़ा था, डेफिनेशन ही नहीं आ रही है। तो ऐसे मत करना, ठीक है, बेइज्जती मत कराना। और इसको इस तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में, ऐसे नहीं याद हो रहा है तो ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके याद रखने की कोशिश करना कि नाउन वन को, कोई भी अगर सेंटेंस है उसमें एक नाउन या प्रोनाउन अगर यूज किया गया है, उस नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या लिंक है या क्या रिलेशन है, उस चीज को बताने वाले वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उस चीज को बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। आई होप अब तक ये डेफिनेशन सबको याद होगी। ठीक है, और मेरा पर्पस भी इसको याद कराना ही है। ठीक है, ओके। तो ये वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखो कुछ प्रेपोजिशन के, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है, जैसे कि ऑन, एट, इन। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, है ना। ऑफ, विद, अंडर, अबव, ओवर, बिलो, इनटू, बाय, टू, क्रॉस, आफ्टर, बिहाइंड। तो ये बेसिकली जो वर्ड्स हैं, जो बस बेसिकली एक नाउन को या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। और वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं, इनमें से कोई भी वो वर्ड्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन वो हम आने वाली स्लाइड्स में क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अभी ये एग्जांपल्स देखो, अभी ये वर्ड्स तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस तरीके के वर्ड्स आपको प्रेपोजिशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, ठीक है, वो देखो सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज हुए होंगे ये वर्ड्स। ये देखो, रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। अभी रमेश इज स्टैंडिंग इज वन पार्ट, रमेश क्या है, आपका सब्जेक्ट है। इज स्टैंडिंग, हेल्पिंग वर्ब इज स्टैंडिंग क्या आ जाएगा, मेन वर्ब है आपका। ठीक है, यहाँ पे एट द स्कूल गेट इज ऑब्जेक्ट, और ये जो एट है ये बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, व्हाट इज एट इज प्रेपोजिशन। तो वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स को यूज किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एट को यूज किया गया है, इन वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन। राइट, ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। अभी आई एम वेटिंग फॉर जो है प्रेपोजिशन है यहाँ पे, माई फ्रेंड्स। आई क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट, एम वेटिंग। ठीक है, यहाँ पे एम इज व्हाट, एम इज अगेन हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड, वेटिंग इज मेन वर्ब। ठीक है, फॉर आपका क्या है, फॉर इज आपका प्रेपोजिशन, एंड फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स इज ऑब्जेक्ट। माई यहाँ पे बेसिकली प्रोनाउन है, बट देन ये पूरा का पूरा इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेंगे, स्टेटमेंट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से स्टेटमेंट के एक पार्ट को, वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को दूसरे पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट के साथ जो लिंक करते हैं वर्ड्स, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, वो वन पार्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, यहाँ पे नाउन टू भी, नाउन को नाउन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोनाउन को प्रोनाउन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और सिंपल वर्ड्स में याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो, वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को दूसरी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, उसका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, रिलेशन बताते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, आई गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, आई गो टू स्कूल, यहाँ पे टू एंड बाय, आई गेस बोथ आर व्हाट, बोथ आर प्रेपोजिशन। आई गो टू स्कूल बाय बस, राइट। तो यहाँ पे दोनों बेसिकली क्या किए, दो प्रेपोजिशन क्या किए गए, यूज किए गए। ठीक है, देयर इज कैट अंडर द टेबल। अभी अंडर जो है वो बेसिकली क्या है आपका, प्रेपोजिशन है।
ठीक है, देयर इज कैट अंडर द टेबल, अंडर इज preposition, राइट। तो इस तरीके से आप उनको स्टेटमेंट्स में यूज करते हो। ठीक है, और आप देख भी रहे हो कि कैसे एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक इस पूरे सेंटेंस का या कोई भी यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका एक कंप्लीट जो है मीनिंग जो है वो बेसिकली क्या किया जा सके, कन्वे किया जा सके, कंप्लीट मीनिंग जो है वो बेसिकली क्या कर सके, बन सके, राइट। तो ऐसे वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। आई गेस अब तक सबको प्रेपोजिशन की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी यहाँ पे। वर्ड्स जो होंगे प्रेपोजिशन में हम यूज करते हैं यूजुअली, ठीक है, एटसेट्रा लिखा है तो मतलब और भी वर्ड्स होंगे, ठीक है, जो हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ लेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, और ये इनको यूज कैसे करते हैं हम इंग्लिश की स्टेटमेंट में, ये वो जो है उस तरीके से आपको एक्सप्रेस करके फिर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, हो गया सबको क्लियर इतना? ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड सेइंग? अभी प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन बेसिकली क्या बता रहा है, हम इसको भी जो हमारी सेम अप्रोच रही है उसी तरीके से पढ़ेंगे अब तक जैसे हम पढ़ते रहे हैं। ठीक है, रूल्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है, इंग्लिश की बुक्स अगर आप उठाओगे तो रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड से तरीके से दिए हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इजी करके मैंने यहाँ पे भी प्रेपोजिशन में भी रूल्स बनाए हैं। तो अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो एंड इफ यू वांट टू डू इट फ्रॉम दैट बुक, यू कैन डेफिनेटली डू इट, राइट। लेकिन अगर सेम ही होगा, बस मेरा पढ़ाने का तरीका शायद थोड़ा डिफरेंट है या नोट्स बनाने का यहाँ पे तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप मेरे रूल से ये जो मैंने रूल्स बनाए हैं और ये जो यू you नो ये जो स्लाइड्स बनाई है, इनसे भी अगर आप चैप्टर को खत्म करना चाह रहे हो और रिवाइज करना चाह रहे हो और पढ़ना चाह रहे हो, आप इनको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कॉम्प्रीहेंसिवली क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एवरी रूल इन दिस, राइट। बट बस थोड़ा सा कीवर्ड्स के फॉर्मेट में किया है ताकि चीजें याद रहनी शुरू हो जाए आप लोगों को, या मुझे भी फॉर दैट मैटर, जब मैं अपने इंग्लिश मेंस एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज में प्रिपेयर कर रही थी तो इसी तरीके से मैं पढ़ के गई थी। ठीक है, अभी देखो रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है। थोड़ा स्लो चलेंगे इनिशियली ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद जब चैप्टर के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे तो थोड़ा स्पीड इंक्रीज करेंगे, राइट। अभी देखो प्रेपोजिशन के यूजेस देखो, यूजेस या ऐसे बोल सकते हो रूल्स क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 बेसिकली क्या है, सबसे पहला रूल नंबर 1 यहाँ पे आपको कुछ प्रेपोजिशंस गिवन है। ठीक है, और उन प्रेपोजिशंस को कब कब कहाँ किसके साथ यूज करना है वो यहाँ पे गिवन है। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में डेफिनेट डे मेंशन्ड है। डेफिनेट डे, डे क्या होगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ये डे ही है ना, वीकडेज या वीकेंड्स, कोई भी डे अगर मेंशन्ड है तो उसके साथ आप हमेशा ऑन ही यूज करोगे, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आई विल मीट यू ऑन संडे, अभी संडे से पहले क्या हो रहा है, प्रेपोजिशन है ना, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड से पहले इस पर्टिकुलर वर्ड को आपको प्लेस करना होगा, पोजिशन देनी होगी, राइट, प्री पोजिशन, राइट। तो संडे जो है दैट इज द डेफिनेट डे, एक स्पेसिफिक डे मेंशन्ड है सेंटेंस में। तो डे से पहले आप हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, ऑन प्रेपोजिशन यूज करोगे, राइट। डे से पहले कौन सा प्रेपोजिशन, ऑन। लेकिन अगर स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट या सेंटेंस गिवन है, उसके अंदर एक डेफिनेट टाइम गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock, ठीक है, आई टेक क्लास एट 7:30, 7:30 बजे क्लास लूंगी मैं, तो अभी 7:30 AM जो है वो एक डेफिनेट टाइम फिक्स हो गया। ठीक है, मैं क्लास 7:30 बजे लूंगी, ठीक है। अब ये एक डेफिनेट टाइम गिवन है, जब भी इस तरीके से सेंटेंस में डेफिनेट टाइम गिवन है तो आपने टाइम से पहले एट जो है एज अ प्रेपोजिशन को क्या करना है, यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आई विल मीट यू एट 9 o'clock, अभी 9 o'clock यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम गिवन है, हेंस यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज हुआ, एट यूज हुआ, राइट। अगर डेफिनेट मंथ गिवन होगा किसी सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस है उसके अंदर जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, दिसंबर, कोई भी स्पेसिफिक मंथ अगर दे दिया जाए तो आप बेसिकली क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल मीट यू इन डिसम्बर, ठीक है, तो अभी मंथ यूज्ड है तो कौन सा हमने प्रेपोजिशन यूज किया, इन यूज किया, राइट। इसी तरीके से डेफिनेट ईयर गिवन है या कोई ईयर का वीक मेंशन्ड है, कोई भी स्टेटमेंट अगर गिवन है उसके अंदर अगर गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल 2013, फॉर एग्जाम्पल 2014, ठीक है, या फिर कोई वीक मेंशन्ड है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, ठीक है, इस तरीके से अगर वीक मेंशन्ड है तो भी आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, इन प्रेपोजिशन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल मीट यू इन 2023, ठीक है,
या फिर आई विल मीट यू इन सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर, तो उस केस में भी आप इन ही यूज कर रहे हो, राइट। आई विल मीट यू इन 2023, ये ईयर गिवन है, लेकिन अगर आपको वीक गिवन हो, वीक कैसे गिवन होगा, इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आई विल मीट यू इन सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, इन आ गया, राइट। आई विल मीट यू इन सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको कोई वीक गिवन है या वीक स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है, तो उस केस में भी आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, इन प्रेपोजिशन को यूज करोगे। अगर डेफिनेट लोकेशन गिवन है, मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, और फॉर एग्जाम्पल ईटानगर आके मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है, तो अभी डेफिनेट लोकेशन मेंशन्ड है, तो डेफिनेट लोकेशन के साथ आप एट यूज करोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई विल मीट यू एट ईटानगर, ठीक है, आई विल मीट यू एट दिल्ली, तो डेफिनेट लोकेशन यहाँ पे गिवन है, तो डेफिनेट लोकेशन के साथ हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, ठीक है। डेफिनेट डेट अगर गिवन है, अगर मैं आपको डेट भी मेंशन कर दूं सेंटेंस में कि कौन सी डेट को मैं आपसे मिलने वाली हूँ, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, आप ऑन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल मीट यू ऑन 15 अगस्त, राइट। तो यहाँ पे डेट मेंशन्ड है, हेंस यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, ऑन यूज किया, राइट। अभी आप इसको याद कैसे रखोगे, बहुत सिंपल है। देखो ऑन जो है, ऑन प्रेपोजिशन, ठीक है, दो जगह यूज हो रहा है, डे के साथ और डेट के साथ, ठीक है, ऑन यूज हो रहा है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, बहुत इजी, एक चैनल होता था, याद है, DD1, डीडी दूरदर्शन। देर वॉज दिस वन चैनल जो एक गवर्नमेंट चैनल होता था, ठीक है, बिफोर ऑल दिस प्राइवेट चैनल केम अप। तो ये एक ही चैनल चलता था टीवी जब आया था, डीडी करके, दूरदर्शन करके, ठीक है। तो इसको डीडी ऑन करके याद रख सकते हो, ठीक है। दिस कुड बी वन ऑफ द न्यूमोनिक्स जो आपको हेल्प करेगा इसको याद रखने में। डीडी ऑन मतलब डे एंड डेट के साथ आपने बेसिकली क्या करना है, ऑन यूज करना है, ठीक है, डीडी ऑन। नाउ डीडी मीन्स डीडी चैनल, राइट, एंड ऑन मतलब डीडी चैनल ऑन करके देख रहे हैं। इस तरीके से एक न्यूमोनिक्स बना के भी, छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ भी आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। तो डे एंड डेट के साथ बेसिकली क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है, ठीक है। उसके बाद टाइम के साथ एंड लोकेशन के साथ आप क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे, ठीक है। और मंथ और ईयर के साथ आप इन यूज करोगे, ठीक है, ओके। आई होप रूल नंबर 1 इज क्लियर। तो ये आपका क्या था, रूल नंबर 1 था, ठीक है। अब रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 बेसिकली क्या गिवन है, रूल नंबर 2 बहुत ही सिंपल रूल है, ठीक है। इस रूल में बेसिकली क्या मेंशन किया हुआ है, इस रूल में मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको कोई सेंटेंस गिवन है, इफ एनी सेंटेंस इज गिवन टू यू, स्टेटमेंट में, पेपर में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, ठीक है, उसमें आपने एक चीज देखनी है। अगर स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि somebody has died, किसी की डेथ हुई है, ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या देखनी है कि जो डेथ है वो कैसे हुई है, एक्सीडेंट से हुई है या किसी डिजीज से हुई है, ठीक है, या किसी डिजीज से हुई है, ठीक है। अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो आप कौन सा बेसिकली प्रपोजिशन यूज करोगे, इन यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर डिजीज से हुई है तो आप ऑफ प्रपोजिशन को क्या करोगे, यूज करोगे। यही ये रूल बेसिकली क्या करता है, बोलता है। तो जब भी आपको कोई स्टेटमेंट गिवन है और उसमें इस तरीके से मेंशन है कि somebody has died of something, राइट, आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि डेथ जो है वो एक्सीडेंट से हुई है या डिजीज से हुई है। अगर किसी पर्सन की डेथ एक्सीडेंट में हुई है तो आप इन प्रेपोजिशन यूज करोगे, इन एक्सीडेंट, ठीक है। और डिजीज से हुई है तो ऑफ यूज करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल देखो, हर अंकल डाइड इन रोड एक्सीडेंट। अभी इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या पता चल रहा है कि somebody has died, कहाँ पे, एक्सीडेंट के थ्रू, राइट। तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। हर अंकल डाइड इन रोड एक्सीडेंट, राइट। अभी डिजीज से अगर हुई होती, हर अंकल डाइड ऑफ कैंसर। नाउ हर अंकल डाइड, दिस सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है, इस सेंटेंस को पढ़ के क्या पता चल रहा है कि somebody has died of what, of some disease, डिजीज कौन सा, कैंसर। तो हेंस यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रूल बहुत सिंपल रूल था। आपको स्टेटमेंट में सिर्फ यही देखना है कि अगर स्टेटमेंट आपको बोल रही है दैट somebody has died of something, और वो समथिंग क्या हो सकता है, वो समथिंग एक्सीडेंट हो सकता है या फिर वो समथिंग क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है। अगर एक्सीडेंट है तो आप इन यूज करोगे, अगर डिजीज है तो आप ऑफ यूज करोगे।
Okay, I hope it is clear to everyone, right? So this was rule number 2, quite simple rule, right? तो कोई भी स्टेटमेंट अगर आएगी और आपको कंफ्यूजन है कि क्या यूज करना और किस तरीके से यूज करना है, आप बहुत सिंपल सी ये टेक्निक को क्या करोगे, रेफर करोगे, राइट? ओके, आई होप ये दो रूल सबको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर आपको स्टेटमेंट में ऐसा मेंशन किया जाए कि somebody इज यूजिंग सम टूल या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है या कोई वेपन यूज कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? विद प्रेपोजिशन यूज करोगे। ठीक है, तो टूल्स के केस में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के केस में, या फिर अगर कोई इंसान किसी वेपन से कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तो कुछ भी ऐसे काम जो हो रहे हैं, ठीक है, जो इन पर्टिकुलर चीजों से किए जा रहे हैं स्टेटमेंट में, उनके साथ आप हमेशा, टूल के साथ भी आप हमेशा विद यूज करोगे। अब टूल क्या हो सकता है? टूल कुड बी अ स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, अच्छा ओके, टूल क्या हो सकता है? टूल जो है वो नाइफ हो सकता है। ठीक है, अभी इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी यू नो इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जब हम ज्योमेट्री पढ़ते थे तो हम कंपास यूज करते थे। ठीक है, या फिर लैब्स में जैसे हम कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट एपरेटस या फिर कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट यू नो जैसे टेस्ट ट्यूब्स और वो सब चीजें यूज करते थे, वैसे से इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? उसके बाद वेपन क्या हो सकता है? वेपन हो सकता है गन। ठीक है, वेपन क्या हो सकता है? नाइफ कैन बी यूज्ड एज अ वेपन। ठीक है, स्वॉर्ड हो सकती है वेपन। तो इस तरीके से कुछ भी अगर आपको गिवन है, कोई टूल गिवन है, कोई इंस्ट्रूमेंट गिवन है, कोई कोई वेपन गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है, तो आप उसके साथ हमेशा एक प्रपोजिशन यूज करोगे, विद। ठीक है, अभी विद जो है उसके एग्जाम्पल्स देखो, मैंने तीनों के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, टूल का कैसे सा आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट का और वेपन का। लेकिन यूज आपको इन सबके साथ क्या करना है? विद ही करना है। देखो, शी ऑलवेज राइट्स विद अ पेंसिल। नाउ पेंसिल इज अ टूल टू राइट। ठीक है, पेंसिल या पेन हो सकता है। अब इसके बिना तो आप नहीं लिख सकते, तो हेंस यहाँ पे विद बेसिकली क्या किया गया? यूज किया गया। ठीक है, शी ऑलवेज राइट्स विद अ पेंसिल। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल विद कंपस। अभी कंपस इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ व्हाट? टू ड्रॉ अ सर्कल, राइट? तो अल्टीमेटली कंपस क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे कंपस के साथ फिर से विद आ गया। अभी वेपन का देखो, दिस इज नाइफ विद विच शी वॉज मर्डर्ड, राइट? दिस इज नाइफ विद विच शी वॉज मर्डर्ड, राइट? अभी नाइफ हैज बीन यूज्ड एज अ वेपन, तो वेपन के साथ भी आप हमेशा क्या यूज करोगे? विद यूज करोगे। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे, आपको सिर्फ ये देखना होगा कि टूल गिवन है या इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है या वेपन की बात की गई है, राइट? ठीक है, टूल को यूज करके आप बेसिकली क्या कर सकते हो? कुछ भी काम कर सकते हो, तो स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा, राइट? इंस्ट्रूमेंट होगा या वेपन होगा। आई जस्ट होप ये आपको तीनों रूल्स जो होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे कुछ प्रेपोजिशंस समझाने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि ऑन कहाँ कहाँ पे यूज होगा, एट कहाँ यूज होगा, इन कहाँ यूज होगा, ठीक है, उसके बाद ऑफ कहाँ यूज होगा, विद कहाँ यूज होगा। तो अभी तक हमने ये सिर्फ 5 चीजें पढ़ी हैं। 5 चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन 3 रूल्स में, राइट? तो आई होप ये बहुत सिंपल लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अभी इसमें कुछ डाउट है तो मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करूंगी। सी, हमने ना नया चैप्टर शुरू किया है, राइट? तो आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि आप नए चैप्टर के साथ पहली चीज कंफर्टेबल हो, राइट? दूसरी चीज, क्योंकि हर चैप्टर को पढ़ने की एक डिफरेंट अप्रोच होती है, बट मोर और लेस आई एम ट्राइंग कि हम सिमिलर सी अप्रोच के साथ सारे चैप्टर्स को पढ़े, बस स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो पढ़ने की। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। जब आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी तो आप लोग इसको रिवाइज करके और ज्यादा अच्छे से चीजों को याद रख पाओगे। ठीक है, अभी देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 जो है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अभी देखो, रूल नंबर 4 बेसिकली क्या बोलता है? रूल नंबर 4 बोलता है वेन ऑन द टॉप ऑफ समथिंग। ठीक है, आप ऑन कब यूज करते हो? बेसिकली ये ऑन के यूसेज की बात बता रहा है। ऑन हम यूज करते हैं जब, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सर्फेस, ये एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल या कुछ भी, इसके ऊपर जब कुछ पड़ा है, ठीक है, और ये जो सरफेस ऑफ ये जो थिंग है, ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज थिंग नंबर 1, ठीक है,
और ये जो है ये टेबल है, ये थिंग नंबर 1 इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, राइट। जब ये थिंग नंबर 1 इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, इसके ऊपर रखी हुई है, और ये थिंग नंबर 1 का जो सरफेस है इज टचिंग द सरफेस ऑफ दिस टेबल, ठीक है। तो उस एक तरीके की सिचुएशन में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? ऑन यूज करोगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। अभी बुक जो है वो कहाँ पड़ी थी? टेबल पे पड़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? दिस इज द टेबल, बुक वुड हैव बीन केप्ट हियर। बुक जो है वो कहाँ पड़ी होगी? यहाँ पे पड़ी होगी, इसी तरीके से बुक पड़ी होगी, ठीक है। दिस इज द बुक। अभी बुक जब है, पहली बात तो किसके ऊपर पड़ी है? टेबल के ऊपर पड़ी है, और बुक का जो सरफेस है दैट इज टचिंग द टेबल, ये टच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ भी चीज जब किसी चीज के ऊपर रखा गया है और उस चीज का सरफेस इज टचिंग द अनदर थिंग, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करते हो? ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हो। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको क्या किया? दे दिया, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, जब इस बुक को उठा के, ये वाली जो बुक यहाँ पे गिवन है, इस बुक को उठा के जब मैं यहाँ टेबल के नीचे रख दूंगी, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा? उस केस में हम बेसिकली क्या यूज करेंगे? अंडर यूज करेंगे। तो दिस बुक वॉज केप्ट, अभी ऑन की जगह क्या आ जाएगा? अंडर द टेबल, राइट। तो व्हेन समथिंग इज केप्ट अंडर समथिंग, किसी चीज के नीचे आपने कुछ रखा हुआ है, बीनीथ कुछ रखा हुआ है, उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? अंडर यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम देख लेंगे। अच्छा ठीक है, आई होप ये दोनों चीजें समझ आई होंगी। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये बुक जो है ये टेबल के ऊपर रखी हुई है, एंड द सरफेस ऑफ द बुक इज टचिंग द टेबल, उस केस में आप क्या कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हो? ऑन, राइट। अभी इस बुक को उठा के इस टेबल के नीचे रख दो, अभी सरफेस तो टच नहीं होगा, बट एक बुक तो टेबल के नीचे ही पड़ी है। तो जब कोई चीज नीचे पड़ी होती है, बीनीथ पड़ी होती है, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? अंडर वर्ड यूज करते हैं प्रेपोजिशन की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हेन व्हेन अबव समथिंग नो सरफेस कांटेक्ट एंड फिक्स पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग हियर इन दिस रूम, राइट, ठीक है। अभी कुछ ऐसी चीज जो मुझसे डेफिनेटली ऊपर है लेकिन एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, अब वहां से मूव नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अभी मूव करके यहाँ शिफ्ट हो गई, नहीं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज के ऊपर है, ठीक है, किसी चीज से ऊपर है और एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? अबव यूज करते हैं, ठीक है। क्या कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? अबव। जब हम ये एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये सेट स्टेटमेंट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, बट अभी के लिए इतना समझने की कोशिश करो कि ये पर्टिकुलर जो थर्ड पार्ट ऑफ द रूल है ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जब कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पर्सन सिटिंग ऑन दिस चेयर, ठीक है, अब इस पर्सन के ऊपर कुछ चीज है, अबव है, ठीक है, अबव कुछ है बट एट अ फिक्स्ड पोजिशन है, ठीक है, एट अ फिक्स्ड पोजिशन है, इट इज नॉट मूविंग, उस केस में आप क्या यूज करोगे? अबव यूज करोगे, ठीक है, अबव यूज करोगे। और देखो कोई कांटेक्ट भी नहीं है, ठीक, क्योंकि ये इससे काफी ऊपर हाइट पे होगी, ठीक है, तो एक तरीके से नो कांटेक्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग, कोई सरफेस कांटेक्ट नहीं होगा इस पर्टिकुलर चीज का इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? अबव यूज करोगे। अब यही चीज जो फिक्स पोजिशन पे थी, अगर ये मेरे ऊपर अगर है, लाइक मेरे हेड के ऊपर अगर है, ठीक है, एट सम हाइट, ये अगर मूव करना शुरू कर दे, तो इस केस में हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे, राइट। इसको अभी जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे समझ लो, जब हम ये एग्जाम्पल्स करेंगे तो मैं दोबारा से इन रूल्स को रेफर करूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। व्हेन अबव समथिंग नो सरफेस कांटेक्ट और फिक्स पोजिशन है, तो आप अबव यूज करोगे, विच मीन्स कि अगर कुछ चीज ऊपर है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है इनके बीच में और फिक्स पोजिशन पे है, तो अबव प्रेपोजिशन यूज करोगे। अब यही चीज जो है जो फिक्स पोजिशन पे थी, अगर ये मूव करना शुरू कर दे, अगर ये मोशन में आ जाए, तो आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? ओवर प्रेपोजिशन यूज करोगे, राइट, राइट, ओवर प्रेपोजिशन यूज करोगे। उसके बाद एक लास्ट चीज ये जो गिवन है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान की या किसी भी पर्टिकुलर चीज के लेवल की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर लेवल्स, जैसे हम आजकल बात करते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल्स जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? फॉल कर रहे हैं,
तो इस तरीके से, या किसी पोजीशन की बात कर रहे हो, किसी के रैंक की बात कर रहे हो, ठीक है, उस केस में आप बिलो यूज करते हो। जैसे कि मेरा कोई जूनियर है या मेरा कोई सीनियर है, उस तरीके से अगर आप किसी की एक पोजीशन, किसी की एक रैंक बताने की कोशिश कर रहे हो, या किसी चीज के लेवल बताने की कोशिश कर रहे हो, उस केस में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हो? बिलो यूज करते हो, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको रूल समझा दिया। अब इस रूल को एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, हम वो इन एग्जांपल्स में देखेंगे। तो पहला हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था कि व्हेन ऑन द टॉप ऑफ समथिंग और सरफेस टच हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये जो बुक है, ये बेसिकली कहाँ पड़ी थी? टेबल पे पड़ी थी। तो ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है। पहली बात तो बुक जो है वो टेबल के कहाँ पड़ी है? ऊपर पड़ी है, ठीक है। कहाँ पड़ी है? ऊपर पड़ी है, ऑन द टॉप ऑफ इट पड़ी है। और दूसरी बात, इट इज टचिंग द सरफेस ऑफ द टेबल, राइट। हेंस हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया? ऑन यूज किया। देन बीनीथ समथिंग, जब कोई चीज किसी के नीचे है, ठीक है, और कोई सरफेस कांटेक्ट नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम अंडर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक वॉज केप्ट अंडर द टेबल। अब इसी बुक को उठा के टेबल के नीचे रख दो, ठीक है, एंड दिस इज द टेबल। तो हैंस हम बेसिकली कौन सा प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं? अंडर। कोई सरफेस कांटेक्ट नहीं है और बुक जो है वो टेबल के नीचे पड़ी है, ठीक है। या फिर इस तरीके से, ये देखो, ये एग्जांपल भी हो सकता है, द रैट हिड अंडर द टेबल। अभी जो रैट है, ठीक है, अभी जो रैट है वो बेसिकली क्या हुआ? टेबल के नीचे छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रैट, ठीक है। आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग, ठीक है, तो हंसना मत, बट यस, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। द रैट हिड अंडर द टेबल। अभी रैट जो है, ये जो माउस है, ये जो है टेबल के अंडर छुपा है, नीचे है, तो अल्टीमेटली कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया? अंडर। तभी मैंने यहाँ माउस का एग्जाम्पल बताने के लिए आपको यहाँ कीवर्ड हाईलाइट किया हुआ है, माउस, राइट। अब कोई भी चीज अगर किसी चीज के ऊपर है और कोई सरफेस कांटेक्ट नहीं और फिक्स पोजिशन पे है, तो उस केस में आप अबव यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फैन अबव माई हेड। अभी फैन जो है क्या होगा? आई एम सिटिंग हियर। अभी फैन जो है वो बेसिकली क्या होगा? अबव माई हेड है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मेरे से बहुत ऊपर है, ऊपर की पोजीशन पे है, ठीक है। दूसरी चीज, फिक्स्ड पोजीशन पे है। तो उस केस में आप बेसिकली कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हो? अबव। देयर इज फैन अबव माई हेड। फैन इज एट अ हाइट फ्रॉम मी। मैं काफी नीचे होंगी और फैन काफी ऊपर होगा, और एक फिक्स पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रहा इधर से उधर, राइट। तो उस केस में हमने बेसिकली क्या यूज किया? अबव यूज किया। अभी अगर फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं है और मोशन में है, ठीक है, आपसे कुछ हाइट पे कोई चीज पे है, आपसे ऊपर कोई चीज है, और वो एक मोशन में है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? ओवर यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। अभी ये अगर बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बिल्डिंग, ठीक है, ये कुछ बिल्डिंग्स है, ठीक है, एंड द एरोप्लेन इज फ्लोइंग, फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, राइट। एरोप्लेन बेसिकली क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है बिल्डिंग के ऊपर से। तो वो एक टाइम पे यहाँ पे होगा, दूसरी पोजीशन में यहाँ पे होगा, और तीसरी पोजीशन पे, मतलब वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है, इट इज फ्लाइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स पोजीशन पे है, बट यस, इन बिल्डिंग से काफी ऊपर है, इन बिल्डिंग से काफी ऊपर हाइट पे है, तो ऊपर से तो जा रहा है बट मोशन में है। तो जब भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट होगी या ऐसा सिचुएशन होगा, तो उस केस में आप बेसिकली कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? ओवर यूज करोगे, ठीक है। अभी लेवल्स के केस में, पोजिशन या रैंक के केस में बेसिकली आप क्या यूज करते हो? बिलो। बिलो यूज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट टू वरी एज द वाटर इन द रिवर इज बिलो द डेंजर लेवल, ठीक है। अभी रिवर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिवर। अभी रिवर में वाटर जो है वो नॉर्मली इतना फ्लो करता है, एंड दिस इज द डेंजर लेवल, फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका? ये डेंजर लेवल है, ठीक है। अभी क्या होगा? अगर मान लो फ्लड्स आ रहे हैं या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो वाटर का लेवल फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक राइज कर गया, तो उस केस में आप बेसिकली क्या कह रहे हो? कि डेंजर लेवल से अभी भी नीचे ही है वाटर लेवल्स, ठीक है। तो बिलो, नीचे को बताने के लिए, किसी नीचे वाली पोजीशन को बताने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? बिलो यूज करते हैं। अब आप सोचोगे मैम अंडर क्यों नहीं यूज करते? अंडर के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंडर हम कब यूज करेंगे? जब कोई चीज किसी चीज के नीचे जो है वो प्लेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल माउस, फॉर एग्जाम्पल बुक, राइट। और बिलो हम कब यूज करते हैं? जब आपको स्पेसिफिकली हायरार्की की बात करनी होती है। हायरार्की क्या होती है? कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें वाटर लेवल्स के केस में आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि एक स्पेसिफिक मार्क से नीचे है। फॉर एग्जाम्पल, आप बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल,
द पोजिशन ऑफ सब इंस्पेक्टर, या ऐसे कह दो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर फॉल्स बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर। ठीक है, तो इस तरीके से जब रैंक्स की बात हो रही है, जब हायरार्की, एक डेफिनेट हायरार्की की बात हो रही है कि ये पर्टिकुलर इंसान इस पोजीशन पे प्लेस्ड है, ये पर्टिकुलर इंसान इस पोजीशन पे प्लेस्ड है, फिर उसके बाद ये वाला पर्टिकुलर इंसान एक कंपैरेटिवली हायर पोजीशन पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हायरार्की की बात हो रही है और आप एक टॉप मोस्ट इंसान से नीचे के लोगों की बात कर रहे हो जो उससे नीचे वाली पोजीशंस पे प्लेस्ड है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? बिलो यूज करोगे, या कोई लेवल्स, फॉर एग्जांपल डेंजर लेवल्स, वाटर लेवल्स, स्ट्रेस लेवल्स। ठीक है, इस तरीके से कुछ लेवल्स को आपको बेसिकली बताने के लिए स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है, तो उस केस में भी आप बेसिकली क्या यूज करोगे? बिलो यूज करोगे। किसी पोजीशन की बात हो रही है, उस केस में भी आप बिलो यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ये मैं आपको दे चुकी हूँ, दूसरा एग्जांपल ये मैंने आपको अभी दे दिया है, राइट? ठीक है, तो अब तक रूल नंबर 4 सिर्फ इतना सा ही था, लेकिन इसमें बेसिकली क्या है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू यू। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है इस पर्टिकुलर प्रेपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में। हमने क्या पढ़ा था कि ओवर हम कब यूज करते हैं? जब एक पर्टिकुलर इंसान है, या फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, उसके ऊपर से कोई चीज क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, या उसके ऊपर कोई चीज है, एट द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग और दिस ह्यूमन कोई चीज है और मोशन में है। ठीक है, इट इज फ्लाइंग, या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, ड्रोन हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, इस तरीके से, बर्ड हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपसे तो ऊपर है हाइट में, बट देन फ्लाई कर रही है, मूव कर रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, मोशन में है, तब हम क्या यूज करते हैं? ओवर। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया एरोप्लेन। द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई बिल्डिंग। अभी बर्ड भी हो सकता था, बर्ड भी तो आपसे ऊपर है हाइट पे और बेसिकली क्या कर रही है, मूव करती है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, उस केस में आप ओवर यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ओवर को लेके एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जब कोई भी सेंटेंस जो है ऐसे बात करे व्हेन यू आर ट्राइंग टू कवर समथिंग विद समथिंग एल्स। ठीक है, तो उस केस में भी आप बेसिकली क्या यूज करते हो? ओवर को यूज करते हो। इस केस में तो आप यूज करोगे ही करोगे, लेकिन एक एक्सेप्शन जो है, व्हेन द सेंटेंस टॉक्स अबाउट कवरिंग समथिंग, हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? ओवर। ठीक है, जैसे कि देयर इज रूफ ओवर आवर हेड, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज सिटिंग हियर, और ये जो रूफ है ये इससे ऊपर है, तो एक तरीके से दिस रूफ इज कवरिंग द पर्सन, राइट? तो इस तरीके से व्हेन वन पर्टिकुलर थिंग इज कवरिंग द अनदर पर्टिकुलर थिंग, उस केस में भी आप बेसिकली क्या यूज करते हो? ओवर प्रेपोजिशन को क्या करते हो? यूज करते हो। ठीक है, देखो, स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेड एंड नाउ यू आर स्प्रेडिंग द शीट। आपको बेडशीट बिछानी है। ठीक है, तो बेडशीट से आप बेसिकली क्या कर रहे हो? यू आर कवरिंग द बेड। ठीक है, सो व्हेन यू आर कवरिंग वन थिंग विद द अनदर थिंग, इन दैट केस आल्सो यू विल यूज ओवर एज अ preposition। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कवर, अच्छा नहीं, ये तो डिफरेंट एग्जाम्पल हो जाता। एक्सेप्शन आई गेस ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, रूल नंबर 4 सबको समझ आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? जस्ट लेट मी नो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट रूल्स पे शिफ्ट करते हैं। नो कंफ्यूजन सो फार, ओके। तो चलिए फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है? नेक्स्ट रूल जो है बहुत ही सिंपल रूल्स है। ठीक है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट रूल? देखो, जब भी किसी स्टेटमेंट में आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, क्वेश्चन पेपर में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, कहीं पे भी, जहां पे आपको बेसिकली ये मेंशन किया है कि समथिंग, समथिंग, कुछ भी चीज, फॉर एग्जांपल शुगर, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा? जार। समथिंग इज कंटेन्ड इन समथिंग, किसी चीज में कुछ डाल के रख रहे हो, किसी ना कोई एक चीज जो है वो दूसरी चीज को बेसिकली क्या कर रही है? कंटेन कर रही है। ठीक है, उस कंटेक्स्ट में आप बेसिकली क्या करोगे? इन प्रपोजिशन को क्या करोगे? यूज करोगे। तो जब भी आपको सेंटेंस को पढ़ के बेसिकली क्या ऐसा फीलिंग आए कि एक चीज जो है दैट इज प्लेस्ड इन दी अनदर चीज,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये बेसिकली एक जार है, इसके अंदर शुगर को बेसिकली क्या किया, डाल दिया। तो द जार, द शुगर इज, द शुगर इज प्लेस्ड इन द जार, ठीक है, द शुगर इज कंटेन्ड इन द जार। तो उस कंटेक्स्ट में एक चीज जब दूसरी चीज के अंदर प्लेस की गई है, उस चीज में आप बेसिकली क्या करोगे, कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, कंटेन, कंटेन के साथ इन प्रेपोजिशन क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द शुगर इज, शुगर इज प्लेस्ड इन द जार। ठीक है। आई हैव प्लेस्ड द कीज इन द क्लोजेट। ठीक है। तो इन मतलब कोई क्लोजेट है, कोई अलमीरा है, ठीक है, उसके अंदर आपने कीज रख दी। ठीक है। तो अब क्या पता चल रहा है कि इस अलमीरा में क्या पड़ी है, कीज पड़ी है। तो जब भी एक पर्टिकुलर चीज जो है, फॉर एग्जांपल ये अलमीरा इज कंटेनिंग सम अनदर चीज, कोई अदर चीज को, वो अदर थिंग को कंटेन कर रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन प्रेपोजिशन। ठीक है। एक ये एग्जांपल देखा हमने, द शुगर इज प्लेस्ड इन द जार, मतलब ये पर्टिकुलर अगर जार है तो इस जार के अंदर बेसिकली क्या पड़ी है, शुगर पड़ी है। ठीक है। तो क्या पता चल रहा है कि शुगर जो है वो कहाँ पड़ी है, इस जार के अंदर पड़ी है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जो यूज करेंगे प्रेपोजिशन, दैट इज इन। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम टी इन द पॉट। ठीक है। अभी आपको क्या याद रखना है कि टी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी पॉट, राइट, दिस इज दी पॉट, राइट। इसके अंदर क्या पड़ी है, टी। इससे क्या पता चल रहा है कि टी जो है दैट इज प्लेस्ड इन द पॉट, राइट। तो टी जो है वो पॉट में पड़ी है, उस कंटेक्स्ट को, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। तो जब भी ये कंटेनमेंट वाला कुछ आपको सेंटेंस कन्वे करे मैसेज, उस केस में आप सिर्फ एक प्रेपोजिशन यूज करोगे, इन यूज करोगे। ठीक है। अब जब आप किसी एक चीज में कुछ सामान पड़ा है, उसको किसी और चीज में भर रहे हो, फिल कर रहे हो, ठीक है, या पोर कर रहे हो, ठीक है, डाल रहे हो, किसी एक चीज में सामान पड़ा है, उसको क्या कर रहे हो, किसी दूसरी चीज में फिल कर रहे हो, उस कंटेक्स्ट में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हो, इनटू यूज करते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो टी थी, ये इस जार में जब तक पड़ी है तो आप इन प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो, देर इज सम टी इन द पॉट, राइट। लेकिन द मोमेंट आप इस टी को एक कप में डालोगे पीने के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, इन यूज करोगे। ठीक है। कैसे इन यूज करोगे, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज दी पॉट, राइट। ठीक है। इसके अंदर क्या पड़ी है आपकी, टी पड़ी है। ठीक है। तो देर इज सम टी इन द पॉट, जब तक पड़ी है तब तक हम कंटेन कर रहे हैं ये पॉट, इस टी को, तब तक हम इन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। बट द मोमेंट आई पोर द टी इन टू दी कप, तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, आई एम pouring the tea into the cup to serve the guest। ठीक है। आई एम pouring the tea into the cup to serve the guest, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, टू ड्रिंक। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से आई एम pouring the tea into the cup to drink, यहाँ पे कौन सा preposition यूज किया, into, क्योंकि टी इज नाउ being poured into a cup, राइट। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप एक चीज से, एक चीज को दूसरी चीज के अंदर डाल रहे हो, राइट, मतलब पोर कर रहे हो, फिल कर रहे हो किसी दूसरे जार को या फ्लास्क को किसी एक चीज से, उस कॉन्टेक्स्ट में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, इनटू यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आई पोर्ड सम वाटर इनटू ग्लास, मैंने क्या किया, एक बॉटल थी, ठीक है, उस बॉटल से पानी किस में डाला, एक ग्लास में डाला, तो मैं एक चीज से दूसरी चीज को क्या कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली जब भी पोर या फिलिंग की बात हो रही है, उस कंटेक्स्ट में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, इन यूज करोगे। ठीक है। आई गेस हमने इसको, इस रूल को सफिशिएंट एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिया है, और आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि जब भी कोई स्टेटमेंट कंटेनमेंट की बात करेगी तो आपने इन प्रेपोजिशन यूज करना है, यू हैव टू यूज दिस प्रेपोजिशन। और फिलिंग या पोरिंग की बात करेगी तो आप ये वाला प्रेपोजिशन क्या करोगे, यूज करोगे। कंटेन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जार है या एक पर्टिकुलर कोई भी चीज है, उसके अंदर ही पड़ा है, उसको बोलेंगे कंटेन करना। ठीक है। और फिलिंग या पोर के कंटेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये जो चीज इसके अंदर पड़ी थी, अब आप इसको कहाँ कर रहे हो, किसी दूसरी चीज के अंदर क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो या पोर कर रहे हो। ठीक है। उस कंटेक्स्ट में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, इनटू यूज करोगे। ठीक है। तो ये रूल नंबर क्या था, 5 था। अभी रूल नंबर 6 देखो। रूल नंबर 6 भी बहुत सिंपल है।
रूल नंबर 6 बेसिकली क्या बोल रहा है? रूल नंबर 6 बोल रहा है जब भी किसी शेड की, फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, ठीक है, जब धूप आती है, जब सन निकलता है, तो उस ट्री की एक शैडो बनती है, और वो शैडो बेसिकली क्या कहलाती है? शेड। जिसके नीचे आप बैठते हो तो छांव लगती है ना, धूप नहीं लगती, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? शेड। तो अगर बेसिकली किसी भी चीज की, फॉर एग्जाम्पल ये पार्क है, ठीक है, ये पार्क की बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर अंदर की बात हो रही है, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये पार्क है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द पार्क, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो बाउंड्री के अंदर खेल रहे हैं। तो बाउंड्री के जब भी अंदर अंदर की बात होगी, या शेड की बाउंड्री के अंदर अंदर की बात होगी, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बेसिकली बेसिकली क्या यूज करेंगे? इन प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, द बॉयज टेक देयर लेसन इन द शेड ऑफ द ट्री। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्री, ठीक है, दिस इज द सन। आई एम सॉरी, आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग, बट आई redraw this for you guys. For example, this is the tree, दिस इज द सन, राइट। अभी ये ट्री की बेसिकली क्या है? शेड है, ठीक है। अभी क्या होगा? देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है यहाँ पे बैठे हो, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे, 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 ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग अंडर द ट्री एंड टेकिंग देयर लेसन्स, राइट, फ्रॉम द टीचर और मे बी फ्रॉम द गुरु, राइट। तो अब ये बेसिकली क्या है? शेड ऑफ द ट्री के अंदर बैठे हैं, मतलब ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री दैट इज गिवन हियर, जब इस बाउंड्री के अंदर है, तो हम बेसिकली क्या यूज करेंगे? इन करेंगे। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इस स्टूडेंट की या इस स्टूडेंट की या इस स्टूडेंट या इस स्टूडेंट की बात करूं, तो ये एग्जैक्टली ट्री के कहाँ बैठे हुए? नीचे बैठे हुए हैं। तो उस केस में हम बेसिकली क्या बात करेंगे? अंडर। तो जब एक ब्रॉडर एरिया की बात हो रही है, जैसे कि ये रीजन, शेड के अंदर का जितना भी रीजन है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? जब एक ब्रॉड एरिया की बात होगी, उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर के ब्रॉड एरिया की बात हो रही है, एक बाउंड्री गिवन है, उस बाउंड्री के पूरे एरिया की बात हो रही है, तो आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? इन यूज करोगे। लेकिन जब एक स्पेसिफिक चीज है, उसके नीचे बैठे हुए कुछ लोगों की बात हो रही है, तो आप बेसिकली क्या यूज करोगे? अंडर प्रेपोजिशन। जैसे कि टेबल था, टेबल के नीचे बुक पड़ी थी, ठीक है, तो हमने क्या यूज किया था? अंडर प्रेपोजिशन को क्या किया था? यूज किया था, ठीक है। जैसे कि जैसे कि एक पार्क है, ठीक है, इस पार्क की बाउंड्री के अंदर अगर लोग खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या यूज करोगे? आप क्या यूज करोगे? इन यूज करोगे, ठीक है, इन यूज करोगे। क्या बोलते हैं? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है, इन द पार्क, मतलब इफ दिस इज द बाउंड्री ऑफ द पार्क, दे आर प्लेइंग इन द पार्क ना, बाउंड्री के अंदर खेल रहे हैं ना, पार्क के अंदर खेल रहे हैं। हेंस यहाँ पे बेसिकली क्या यूज किया? इन यूज किया। शेड में बैठे हैं, ये जो शेड है काफी ब्रॉड रीजन है। अगर ये ट्री है, ट्री के नीचे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं, लेकिन शेड के अंदर आप ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हो? बिठा सकते हो। तो ये जो शेड वाला रीजन होगा, ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा रीजन होगा देन दिस पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे सिर्फ कुछ बच्चे ही बैठ सकते हैं। ट्री के अंडर जो है वो छोटा रीजन होगा, लेकिन शेड वाला रीजन जो होगा वो काफी बड़ा रीजन होगा, काफी बड़ा एरिया होगा, ठीक है। हेंस जब एक ब्रॉड एरिया, एक बड़े एरिया के अंदर की बात होती है, तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। बट देन अगर अंडर द ट्री की बात है, बिल्कुल जस्ट नीचे बैठे हो उसके, तो आप क्या यूज करोगे? अंडर यूज करोगे। जैसे बुक वॉज प्लेस्ड अंडर द टेबल, राइट, इस तरीके से। अभी इसके एग्जाम्पल देखो, शायद एग्जाम्पल से आपको और बेटर समझ आए। एग्जाम्पल, यहाँ पे शेड और बाउंड्री में इन प्रपोजिशन यूज करने का क्या एग्जाम्पल है? द बॉय टेक देयर लेसन्स इन द शेड ऑफ द ट्री, दिस इज द ट्री, दिस इज द शेड। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन ट्री क्योंकि ट्री के नीचे अगर बैठने की बात करोगे तो सिर्फ इतने से एरिया में ही बच्चे बैठ पाएंगे, लेकिन शेड जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े रीजन में बनेगी, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ द स्टेटमेंट सेज अंडर द टेबल, तो आप अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट ऐसा बोलती है कि कुछ स्टूडेंट्स पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या यूज करोगे? अंडर यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज टेक देयर लेसन अंडर द ट्री। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग अंडर द ट्री। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर
हैविंग लंच अंडर द ट्री, ठीक है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, या पेड़ के नीचे बैठ के प्ले कर रहे हैं, या पेड़ के नीचे बैठे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप क्या यूज करोगे, अंडर को यूज करोगे, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, अभी बर्ड्स जो है वो ट्री के अंदर बैठी है तो इन ट्री करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ब्रांचेस का स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो ऑन करोगे आप, ठीक है, तो बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है। तो इस एक चीज को आप क्या करोगे, एक्सेप्शनली याद रखोगे, जब भी एक ट्री की बात हो रही है, द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, क्योंकि ट्री के इनसाइड ही कहीं ना कहीं बैठी होती है ना चिड़िया, जो भी बर्ड्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ब्रांचेस के बारे में बात की गई है तो ऑन द ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। रूल नंबर 6, सी आई एम टेकिंग अ क्वाइट लॉन्ग टाइम इन एक्सप्लेनिंग दीज रूल्स टू यू, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रूल में। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इसी रूल को पढ़ने के लिए हम लोग ऑलरेडी ये दो एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, तीन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दिए, उसके बाद दो ये एग्जाम्पल्स हमने देखे, सो वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी रूल विद लाइक 4 to 5 एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोगों को इन रूल्स को यूज करना कैसे है वो समझ आ सके, राइट, ठीक है। तो माई पॉइंट इज नॉट जस्ट टू टीच द रूल्स, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मैं आऊं क्लास में आपको रूल्स पढ़ाऊं और फिर चली जाऊं, ठीक है। मेरा पॉइंट है कि आप उन रूल्स को स्टेटमेंट में कैसे यूज करोगे, एग्जाम में अगर कोई स्टेटमेंट आ रही है आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि आपको कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ डालना है, ठीक है। उसी पर्पज से मैंने इन रूल्स को फ्रेम किया है, और उसी पर्पज से मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स, देखो स्लाइड्स में भी 3-4 एग्जाम्पल्स ही मेंशन्ड है, बट रैंडमली जो भी मुझे एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं मैं वो आपको साथ ही साथ क्लास में मेंशन कर रही हूँ। अगर आप एक नोटबुक लेके बैठे हो, इफ यू हैव द नोटबुक, what you can do is you can write those examples with respect to rule 6, for example preposition chapter कर रहे हो आज, ठीक है, preposition chapter में rule number 6 पढ़ा, मैम ने ये 3 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बताए थे, तो वो 3 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल अपने आप नोट कर लो, बिकॉज मेरे लिए उन 3 एग्जाम्पल्स को यहाँ पे मेंशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। आई डोंट वांट टू अननेसेसरली उसको लेंथ ऑफ द नोट्स को मैं बढ़ाना नहीं चाहूंगी, मेरा पॉइंट है आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो एकदम से जो भी मुझे एग्जाम्पल्स याद आते हैं क्लास लेते हुए मैं वो साथ ही साथ आपको रैंडमली बताती जाती हूँ, इफ यू वांट टू नोट देम यू कैन डेफिनेटली नोट देम, राइट, ओके। तो इस तरीके से हम लोग आज 6 रूल्स जो है वो फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अभी ये देखो, एक रूल नंबर 7 भी हम आज के लिए लास्ट रूल जो है वो देखेंगे। रूल नंबर 7 क्या बोलता है, अगर एक लार्जर एरिया की बात की गई है, ठीक है, तो आप इन प्रेपोजिशन यूज करोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स इन अ बिग बंगलो, ठीक है, तो अभी बंगलो जो होगा काफी बड़ा होगा, तो एक लार्जर एरिया की जब बात की गई है तो इन हम यूज करते हैं, ठीक है। आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन, अगर एक गार्डन है या एक पार्क है, ठीक है, तो एक लार्जर एरिया की जब बात की गई है तो आप क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। लेकिन जब एक डेफिनेट लोकेशन की बात की जाए तो आप क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल द बस डिड नॉट स्टॉप एट द बस स्टॉप, अभी एक डेफिनेट लोकेशन दे दी, आपको पता है बस कहाँ नहीं रुकी, बस जो है वो बस स्टॉप पर नहीं रुकी, तो बस स्टॉप इज द डेफिनेट लोकेशन दैट इज यू नो गिवन इन द स्टेटमेंट, राइट। तो हेंस यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एट यूज किया। और ये जो था, ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस रूल हमने रूल नंबर 1 में भी क्या किया था, पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी लोकेशन होगी डेफिनेट आपने क्या यूज करना है, एट यूज करना है, ठीक है। लोकेशन के साथ क्या यूज करना है, एट यूज करना है। और उसके अलावा मैं हमने पढ़ा था, ये देखो ये वाला रूल आपको रिकॉल कराने के लिए, आई एम जस्ट स्विचिंग टू दी पुरानी वाली स्लाइड, लोकेशन के साथ हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, डेफिनेट लोकेशन जब मेंशन्ड होती है, ठीक है। और कहाँ एट यूज करते हो, जब डेफिनेट टाइम मेंशन्ड है, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, एट 7:30 AM, ठीक है। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, आप इसको बेसिकली क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड पे स्विच करने का पर्पस ये था कि कुछ चीजें रिपीट भी होंगी, और आपको ये जैसे डेफिनेट लोकेशन वाला रूल जो है हमने वहां पे रिपीट किया, ठीक है, तो आपको साथ ही साथ चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। बिकॉज हम लोग क्लास में रिवाइज ही इतना कर रहे हैं, रिपीटेशन इतनी हो रही है रूल्स की, राइट। तो जब लार्ज एरिया की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्क हो गया, फॉर एग्जाम्पल गार्डन हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेसिकली बंगलो हो गया, तो ही लिव्स इन द बंगलो, अभी बंगलो वुड बी अ लार्जर एरिया, तो उस कंटेक्स्ट में इन यूज किया, ठीक है। आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन, इन द गार्डन हो गया। डेफिनेट लोकेशन जब मेंशन्ड है तो एट यूज करते हैं, बस स्टॉप इज द डेफिनेट लोकेशन। आई शैल रिसीव यू एट द स्टेशन,
अब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं तुझे कहाँ रिसीव करने आऊंगा, कहाँ पर, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, कौन सी लोकेशन, स्टेशन, राइट। तो एट द स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी देखो, अभी दिल्ली जो है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इज अ यूटी, राइट, दिल्ली एक यूटी है और काफी बड़ा एरिया है दिल्ली। दिल्ली में एक जगह है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है, दैट इज सीपी, ठीक है, कनॉट प्लेस, राइट। तो दिल्ली क्योंकि एक लार्जर एरिया है, ठीक है, और दिल्ली के अंदर एक छोटी सी जगह है सीपी। तो इस तरीके की अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट, राइट। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर इज अगेन अ स्मॉल सिटी और अ स्मॉल प्लेस, राइट, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी एक बड़े एरिया के अंदर किसी छोटे एरिया की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी स्टेट में एक छोटी सी प्लेस की बात हो रही है, या किसी सिटी की बात हो रही है, किसी टाउन की बात हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इन दोनों प्रेपोजिशंस को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स इन दिल्ली, नाउ दिल्ली इज अ लार्जर एरिया, हेंस यहाँ पे बेसिकली हमने क्या यूज किया, इन प्रेपोजिशन। अब दिल्ली में किस लोकेशन पे रह रहा है, वो डेफिनेट लोकेशन के लिए आप बेसिकली क्या यूज करोगे, एट सिटी, ठीक है। वो डेफिनेट लोकेशन के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, एट यूज कर रहे हो। तो इसको प्लेसेस के कॉन्टेक्स्ट में भी बेसिकली क्या किया जा सकता है, इस रूल को यूज किया जा सकता है, राइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये जो था आपका रूल नंबर 7 था। आई गेस किसी का एक डाउट आया है, लेट मी जस्ट सी, इन एंड अंडर वंस मोर मैम, ओके। तो कोई है जिनको बेसिकली क्या है, इन एंड अंडर का बेसिकली जो है वो दोबारा से समझना है, तो देख लेते हैं। ओके, शायद रूल नंबर 6 में कंफ्यूजन है इनको, ठीक है। तो रूल नंबर 6 बेसिकली क्या बोल रहा है, देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। जब भी कोई चीज, एनीथिंग, इट इज अ स्टूडेंट, इट इज अ बुक, कुछ भी चीज जब भी वो आपको स्टेटमेंट में बोले कि किसी दूसरी चीज के नीचे, नीचे मतलब उसके बीनीथ, उसके बीनीथ पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्री है, इस ट्री के नीचे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, अभी ट्री के जस्ट नीचे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। हेंस हम क्या यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे उस केस में, हम अंडर यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, अंडर प्रेपोजिशन जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट। जब बिल्कुल जस्ट ट्री के नीचे की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, टेबल के जस्ट नीचे बुक है, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम अंडर यूज करेंगे। टेबल के जस्ट नीचे बेसिकली क्या है, एक रैट है, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज करेंगे, अंडर यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब एक ब्रॉडर रीजन की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्री है, ट्री के नीचे वाला जो एरिया होगा वो तो सिर्फ इतना ही होगा ना, इतने एरिया में ही बैठ पाएंगे लोग, ठीक है, जस्ट नीचे वाला एरिया। लेकिन जब ट्री का एक शेड बनेगा, ठीक है, ट्री का एक शेड बनेगा, वो क्वाइट बिग एरिया में बनेगा, ठीक है, क्वाइट बिग एरिया में बनेगा। तो ये जो बाउंड्री के अंदर वाला सारा एरिया है, ठीक है, उस एरिया के अंदर अगर कोई बैठा है या कोई चीज पड़ी है, उस चीज के लिए अगर आपको कुछ प्रपोजिशन यूज करना है तो वो आपको इन यूज करना है। मतलब बाउंड्री के अंदर अंदर चीज को सिग्निफाई करने के लिए आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, इन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज टेक देयर लेसन इन द शेड ऑफ द ट्री, इन द शेड मतलब ये शेड के इन, ठीक है, इन दी शेड, शेड के अंदर मतलब इस बाउंड्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्क है, ये कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं, कुछ चिल्ड्रन जो हैं यहाँ प्ले कर रहे हैं। तो इसको मैं कैसे करूंगी, अब ये इस बाउंड्री के अंदर प्ले कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये बाउंड्री के अंदर प्ले कर रहे हैं पार्क की, हेंस यहाँ पे क्या बनेगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। अभी ये बाउंड्री के अंदर प्ले कर रहे हैं, हेंस मैंने क्या लिखा, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। तो जब भी बाउंड्री, किसी स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर की बात हो रही है, आप इन प्रेपोजिशन यूज करोगे। और किसी भी चीज के जस्ट नीचे की बात हो रही है तो अंडर प्रेपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे कल, और आई गेस आपको बेटर क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, इतना क्लियर है सबको रूल नंबर 7 तक, इज एवरीवन क्लियर विद ऑल द रूल्स? अभी तक हमने जितने रूल्स पढ़े हैं वो उन सबके साथ सब लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर हैं? ओके, आई होप ये सबको समझ आया होगा आज की क्लास, ठीक है। आज हमने थोड़ा कम पढ़ा, बट डेलिबरेटली हमने कम पढ़ा, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्लास हमेशा
स्लो ही जाना होता है। पिछले बैचेस में भी जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मैं फर्स्ट क्लास हमेशा बहुत ही स्लो पेस के साथ क्या करती हूँ, प्रेफर करती हूँ लेना, ताकि आप लोग चैप्टर के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, हम किस तरीके से उस चैप्टर के रूल्स को पढ़ने वाले हैं उसके साथ आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। कल हम डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कवर मोर रूल्स, राइट। ठीक है, और हम इस चैप्टर को मोस्ट प्रॉब्ली 3 दिन में खत्म करेंगे। इट विल टेक 3 क्लासेस आई गेस। लेट मी जस्ट सी हाउ मेनी रूल्स आर देयर। तो देर आर लाइक 7 रूल्स वी हैव ऑलरेडी डन, सो देर आर क्वाइट मेनी रूल्स आई गेस। कितने रूल्स हैं? ओके, देर 67 रूल्स। आई ट्राई टेकिंग 2 more classes टू फिनिश ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इजी है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। बड़ा लग रहा है चैप्टर बट इट इज इजी, डोंट वरी। ठीक है, ओके, सो वी हैव डन 7 रूल्स। अब मुझे नेक्स्ट क्लास में याद करा देना कि हम ऑलरेडी 7 रूल्स फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अभी किसी का मैसेज आया नोट्स के लिए। नबम, आपने शायद मुझे व्हाट्सएप भी किया था ना नोट्स के लिए? यस, मेरी आपसे व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी। आई डोंट नो आपको अभी नोट्स क्यों नहीं मिले हैं, बिकॉज मैंने इंस्टीट्यूट में आपका नाम और नंबर दोनों फॉरवर्ड कर दिया था। ठीक है, आई जस्ट टॉक टू देम वंस पर्सनली आज, एंड आई इंश्योर आज आपको 12-1 बजे तक नोट्स मिल जाए, डोंट वरी। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर के नोट्स जो हैं आई विल इंश्योर दैट। आई डोंट नो, दे आर शेयरिंग, दे आर नॉट शेयरिंग इन द ग्रुप। मेरे को नहीं पता वो इस ग्रुप में, ये जो आपका ग्रुप बना है कौन सा ग्रुप है ये ऑनलाइन? August 23 CSM, यही है ना आपका व्हाट्सएप ग्रुप? ठीक है, लेट मी जस्ट चेक द ग्रुप ओनली यार। ठीक है, अ, इसमें लिंक्स तो शेयर्ड है सारे जूम क्लासेस के। आप शायद नए आए हो इसलिए आपको नहीं मिल रहे, बट आई ट्राई कि जितने भी लिंक्स हैं वो दोबारा से शेयर कर दिए जाएं। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के, ताकि जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं वो प्रीवियस क्लासेस को क्या कर सके, अटेंड कर सके। ठीक है, ठीक है, तो लिंक्स का आज मैं देख लूंगी। और जिन भी लोगों को नोट्स नहीं मिले हैं, ठीक है, नबम को आई गेस नहीं मिले हैं। ठीक है, तो आई ट्राई कि आज आपको 12 o'clock तक या 1 o'clock तक कोई ना कोई इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर ले और नोट्स शेयर कर दे। ठीक है, ओके, सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स एंड द लेक्चर। अभी जितना मैं करा रही हूँ उसको प्लीज अच्छे से साथ साथ क्या किया करो, एक नोटबुक ले लिया करो। ठीक है, कीप अ नोटबुक विद यू व्हेन यू आर वाचिंग द लेक्चर। और जो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसको साथ साथ नोट कर लिया करो। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल्स जैसे कम दिए हुए हैं, पर क्योंकि आप लोगों को समझाना होता है तो कई बार मैं क्लास में एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से भी ऐड कर देती हूँ रैंडमली, जो भी मुझे याद आता है या जो भी मुझे ध्यान आता है उस टाइम पे, सिचुएशन पे जो भी फिट बैठ रहा होता है। तो व्हाट आई डू इज आई ऐड द एग्जाम्पल्स, तो वो ऐड कर लिया करो। ठीक है, ट्राई मेकिंग योर ओन नोट्स एज वेल। ओके, सो विद दिस आई गेस आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास के लिए 7 रूल्स आर सफिशिएंट। तो कल हम क्या करेंगे, वी विल मीट एट द सेम टाइम 7:30 AM। ठीक है, और सेम चैप्टर के साथ आगे चलेंगे। ठीक है, एंड आई सी यू टुमारो इन टुमारोज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय।